जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल RSG एजुकेशन 91। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम हम लोग मिलते हैं SI के सेट के लिए। और इससे पहले हम लोगों ने टोटल 17 सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 18वें सेट में प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक भी कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर दें, ठीक है। और जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग कहीं ना कहीं 17 सेट में से कोई एक आध सेट को मिस किए हैं, तो वो लोग जाकर 17 सेट को देख लें। और जो लोग नए हैं वो पूरे सेट को देखें, ताकि आने वाले आगामी एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। मीर जाफर जो है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का बंगाल का नवाब था, ठीक है। अच्छा, मीर कासिम जो है कि उस समय प्रतिद्वंदी था किसका? अंग्रेज का। और इसके अलावा अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला वो भी थे। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़े थे, लेकिन फिर भी इनकी हार हुई। अब बक्सर की लड़ाई हुई कब, ये हम लोग जान लेते हैं। तो बक्सर की लड़ाई हुई है आपका 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई है, जिसमें मीर जाफर जो है कि अंग्रेज के तरफ से थे, लेकिन मीर कासिम, शुजाउद्दौला और कौन, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों जो है कि अपने तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन इन तीनों की हार हुई बक्सर की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? नहीं थे पूछा है दोस्तों, है नहीं पूछा है, नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीके गोखले। जीके गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि ये नाम दल के नेता थे, अर्थात उदारवादी नेता थे, ठीक है। और ये जो है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्हीं की सलाह पे महात्मा गांधी ने जो है कि अपने शुरुआती वर्षों में, अर्थात जब वो 1915 में भारत में आए थे, 9 जनवरी 1915 में भारत में जब आए थे, तो इसी दिन को प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 9 जनवरी जो 1915 को आए थे, तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना। और गोपाल कृष्ण गोखले के क्या बोलते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के सहयोग से, उनकी सलाह से जो है कि सक्रिय राजनीति से दूर रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ काम किए, जैसे कि इन्होंने चंपारण वाला किया, इन्होंने अहमदाबाद मिल वाला जो है कि आंदोलन किया। तो इन्होंने ऐसे कुछ छोटे मोटे आंदोलन किए। और ये तीनों जो ऑप्शन है आपका, बिपिन चंद्रपाल, वीजी तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीनों जो है कि उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के से बाहर स्थित है? तो ये चारों जो है कि मुगल वंश से संबंधित जो है कि शासक है। और इनमें से एक का मकबरा जो है कि भारत से बाहर है, बाकी 3 का मकबरा भारत में ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा जो है कि लाहौर में स्थित है, लेकिन इन चारों का मकबरा यहीं भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किस से जुड़ा है? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, हैंसोंग से। हैंसोंग से जो है कि CU नामक यात्रा विवरण जुड़ा है। ये एक किताब है CU की, जिसको कि हैंसोंग ने लिखा है। इसमें जो है कि इन्होंने 138 देशों की यात्रा के बारे में लिखा है। हैंतसांग जो है कि हैंतसांग चंद्रगुप्त ने हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हैंतसांग को नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूं कि एक और चीनी यात्री है जिसका नाम
क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आंसर दीजिएगा। और वो किसके शासनकाल में आया था इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था, कब शुभारंभ किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम? और ये मेक इन इंडिया है क्या? तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर 2014 को जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत की गई थी मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसके शुरुआत करने के पीछे जो है कि लक्ष्य था, इसका उद्देश्य था कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ताकि जो है कि देश की इकोनॉमी में सुधार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, प्राक्कलन समिति से के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जो प्राक्कलन समिति है इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1 वर्षों का। 1 वर्ष का जो है कि कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति हम लोग किसे कहते हैं? प्राक्कलन समिति उस समिति को कहते हैं जो कि संसद के माध्यम से सरकार की जो है कि प्राप्त किए हुए धन के खर्चों के बारे में जांच पड़ताल करता है, उससे हम लोग प्राक्कलन समिति कहते हैं। प्राक्कलन समिति की स्थापना जो है कि 1950 में उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री जॉन मथाइया की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 जो है कि तीन जो है कि 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई थी। कौन कौन से? तो नोट कर लीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई थी हमारे उद्देशिका में। उद्देशिका की अगर मैं बात करूं तो उद्देशिका का जो है कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि उद्देशिका जो प्रस्ताव पेश किया गया था ये कब किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? लगातार 6 वर्षों तक थे। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है कि लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, और अबुल कलाम ये कब से कब तक रहे थे? तो 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी है, कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यांगेसी। यांगेसी जो है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि ये कहाँ की है? चीन में इस नदी को देखा जाता है। और इस नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जो कि यह दुनिया की जो है कि तीसरी सबसे लंबी नदी में से एक है। कौन? यांगसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, द्वीप ऐसे लिखाता है लेकिन यहाँ टाइपिस्ट जो है कि गलती कर दिया है। तो चलिए उससे मैटर नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलसेट। सेलसेट जो है कि ये सर्वाधिक जो है कि आबादी वाला द्वीप है। सेलसेट कहाँ है? तो सेलसेट जो है कि महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है। और इसी जो है कि द्वीप पर जो है कि आपका महाराष्ट्र का महानगर जो है बम्बई, जो भूतपूर्व बम्बई था वो, और थाने शहर जो है कि इसी द्वीप पर स्थित है। और ये सर्वाधिक घनी आबादी वाला द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। ऑप्शन नंबर सी, रबी की फसल कौन सी है? सरसों। देखिए हमारे देश में जो है कि 3 तरह के जो है कि फसल पाए जाते हैं। एक हो गया आपका खरीफ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक है खरीफ, एक है रबी
और एक होता है जायद। जायद खरीफ की फसल को हम लोग जून जुलाई में जो कि बोते हैं और इसे काटते हैं अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, जिसमें कि आपका चावल वगैरह इसमें आ जाता है खरीफ में। रबी की अगर बात करें तो रबी को हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल मई में जो है कि इसे काट लेते हैं। जैसे अभी का समय जो है कि रबी की फसल के कटाने का समय है, जो कि सरसों है, और गेहूं भी रबी की फसल है। जायद फसल जो है कि इन दोनों रबी और खरीफ के जो बीच में जो दरमियान बचता है, उस दरमियान में जो है कि जायद की फसल बोया जाता है। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोया गया और अप्रैल मई में रबी की फसल काट लिया गया है। तो मई से लेकर जून तक का जो पीरियड होता है 1-2 महीना का, इसमें जो है कि जायद बोया जाता है, क्योंकि खरीफ जून जुलाई में बो दिया जाता है। इस प्रकार आप लोगों ने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। सूरत यानी गुजरात में भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो कौन सा रंग जो है कि प्रिज्म से गुजारने पे अधिक विचलित करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बैगनी। बैगनी रंग जो है कि बहुत विचलित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है? तो कौन सा है? प्लैटिनम। प्लैटिनम जो कि सबसे कठोरतम, सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट, किस राज्य के अनुबंध खेती पर कानून बनाया है? किस राज्य ने अनुबंध खेती पर कानून बनाया है? अच्छा, अनुबंध खेती, ठीक है, मैं बताता हूं, पहले आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है कि अनुबंध खेती पर एक कानून बनाया है। अनुबंध खेती उस खेती को कहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। अनुबंध का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या है कि कोई कंपनी या कोई फर्म जो है कि किसान से जाके कोई समझौता कर लेता है फसल बोने से पहले कि मैं आपको इस रेट से जो है कि इस फसल को आपसे लूँगा, चाहे तो वो फसल लॉस में जाए या जो है कि कंपनी को नुकसान हो, कंपनी उससे उसी रेट में जो है कि फसल लेगी। ये ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है कि फर्म के मालिक और किसानों के बीच कर लिया जाता है। उसी फर्म को हम लोग जो अनुबंध खेती कहते हैं। तो इसमें कानून बनाने सबसे पहले कौन बनाया है? तो तमिलनाडु राज्य ने इस पर सबसे पहले कानून बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरोटीन मुख्य भाग है। केरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का। विटामिन ए का जो है कि केरोटीन मुख्य भाग है। नेक्स्ट, बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया रोहतास। रोहतास में जो है कि डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट एक खनिज पदार्थ है। इसका उपयोग हम लोग दहन भट्टियों और रिफैक्ट्री उद्योग के कच्चे मालों के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, जो कि बिहार के रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो इसका सबसे बड़ा भाग हमारा मस्तिष्क का क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम, ब्रम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रकार से आपको फंसाता है। आपसे पूछ देगा कि मानव मस्तिष्क का सबसे जो है कि मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे यहाँ पे कह रहा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो सेरिब्रम में मानना है। ब्रम और बेलम, ये आपको याद रखना है। ब्रम हो गया तो सबसे बड़ा भाग, अब बेलम हो गया दूसरा सबसे बड़ा भाग, ठीक है। सेरिब्रम को हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसका कार्य जो है कि स्मृति को याद रखना, जैसे किसी चीज़ को याद रखना, बुद्धिमत्ता, चिंतन हम लोग किसी चीज़ का करते हैं, इच्छा शक्ति किसी चीज़ की होती है, ये सब सारी चीज़ें कैसे होती है? सेरिब्रम के द्वारा होती है। और सेरिबेलम जो है कि ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। तो इसमें जो है कि ऐच्छिक मांसपेशियाँ अपने हाथ में नहीं होती, नियंत्रित होती है। जैसे आँख का जो है कि फड़कना, या फिर किसी चीज़ को अचानक से डर जाए, तो ये अपने जो है कि ये अपने हाथ में नहीं है। ये सब चीज़ अपने, जैसे हृदय का धड़कना, ये सब क्या अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। चलिए, मेडुला ऑब्लिगेटा क्या है? मेडुला ऑब्लिगेटा जो है कि मस्तिष्क के पीछे होता है, अर्थात इसे छोटा दिमाग भी कह सकते हैं। इसमें जो है कि भूख प्यास का लगता है, प्यार मोहब्बत की सारी बातें जो है कि मेडुला ऑब्लिगेटा में होता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आपका कितना नंबर आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसलिए भी कि मुझे भी पता चल सके, क्योंकि मैं जो ऐसा सेट ला रहा हूँ ये तो पूरा फुल्ली प्रीवियस ईयर का ही सेट है, तो इसमें आपका कितना नंबर आ रहा है, ताकि मैं भी ये जान सकूँ कि मेरे से जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं वो कितने पानी में हैं, और मुझे क्या करना होगा आप लोग को तैयारी और अच्छे ढंग से करवाने के लिए, जिनका भी नंबर कम आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होगा। और आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, नहीं जो किए हैं वो, बाकी जो किए हैं तब तो वो किए ही हैं, वो लोग केवल लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे। शेयर दोनों लोग को करना है, सब्सक्राइब वाले भी और अनसब्सक्राइब वाले भी, दोनों लोग को शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से, क्योंकि कल है हम लोग का क्या थर्सडे है, और थर्सडे को हम लोग CDPO का भी सेट लेते हैं जो कि टोटल 40 क्वेश्चंस का सेट होता है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।